हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको सिविल ब्रांच के 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में शुरू नहीं हो पाई हैं, तो इन द मीनवाइल जब तक ऑफलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं आती है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं, तब तक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आपको आपके सिलेबस की चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब लिंक्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो फिर आपको कॉलेज में आना अलाउ होगा और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होंगी। ठीक है, अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CMED। ठीक है, एक ओवरव्यू के थ्रू आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता एक सब्जेक्ट होता है IMED, जो कि मैकेनिकल में 5th सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें ये जो ED टर्म है वो आपके ED एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब एकदम मिलता जुलता है। बस यहाँ पर आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट के बारे में और मैकेनिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यही डिफरेंस है। ठीक, तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं बट मोर और ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर होती हैं। ठीक है, अच्छा, आपके सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्या, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है आपका अकाउंट्स, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और चौथा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, सबसे जो छोटे सेक्शन है और प्योर थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी पूरा ही है लेकिन अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल चीजें होंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी, जिसमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन D सेक्शन और C सेक्शन आपका प्योर थ्योरी है। ठीक है, अभी जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैं आपको इसके सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा और लेक्चर्स भी बनाऊंगा। जब कभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और अकाउंट्स का पोर्शन आपको मधेशिया सर पढ़ाएंगे और ये सेक्शन मैं कवर करूंगा। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए इसीलिए जो आपको अभी तक नोट्स मिल रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सेक्शन से मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 के जो भी मैंने नोट्स भेजे हैं अभी तक वो यहीं से भेजे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम समझ लेते हैं। पहले जब सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं तो पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर या कंस्ट्रक्शन कंपनी को किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करते हुए क्या करना पड़ता है। सबसे तो पहले प्लानिंग, आप एक बिल्डिंग भी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके लेआउट बनाएंगे। ठीक है, परमिशंस जो ज़रूरी हैं वो लेंगे। ठीक है, मटेरियल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्लानिंग हो गई। ठीक, दूसरी चीज़ क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पैसे अगर आपने प्लान किए हैं कि आपको चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, तो पैसे आपको अरेंज करने पड़ेंगे, कितने शुरुआत में आपको पैसे चाहिए। ठीक है, लेबर इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, और सारी चीज़ें जो जो चाहिए वो आपको ऑर्गेनाइज करनी होंगी। तो किस प्रकार से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसके क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से टूल हैं जिसके थ्रू हम अपने कंस्ट्रक्शन की स्पीड और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। इट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, अब भाई जब सारा काम हो गया, ज़्यादातर आपको पता है कि सिविल के एरिया में आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको अकाउंटिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा। अकाउंटिंग का ध्यान देना पड़ेगा इस वजह से, क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है कि शायद अगर आपके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 10 करोड़ रुपए है तो हो सकता है आपके पास पूरे फंड एक साथ ना हो, तो उसके लिए आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का कर लिया है तो आगे का पैसा आपके पास कैसे आएगा। हो सकता है जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंपनी को दिखाते हैं कि हमारा जो है 10% 20% कंस्ट्रक्शन हो गया है, हमें आगे कुछ पैसे दे दिए जाए ताकि हम आगे का वर्क कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप समय समय पर पेमेंट जनरेट कर सकें, ले सकें
और अपने काम को चालू रख सकें। तो किस तरह से वो करना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक। स्टोर क्या होता है, कहाँ पर हम चीज़ें स्टोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट पर होती हैं, कई सारी तो मशीनरीज होती हैं, कई सारा रॉ मटेरियल होता है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो उनको स्टोर कैसे करना है, किस तरह इफेक्टिवली तरीके से आप स्टोर करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ वर्क्स, किस तरह से आपको पेमेंट होती है वर्क्स की। इस पेमेंट में आपकी सैलरी आती है, वेजेस आते हैं, सामान्य वर्ग की चीज़ें, भत्ते आते हैं जो आप अपने स्टाफ को और एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपने प्लानिंग किया, काम शुरू किया, और अकाउंट्स में आपने आके देखा किस तरह से पैसे और हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका रख रखाव हम कैसे करेंगे। अब सी सेक्शन आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाती है ताकि जो भी स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल डिग्री लेने के बाद सिर्फ जॉब के बारे में ना सोचें, अगर वो उनके पास संसाधन है तो वो अपने बिजनेस के बारे में सोचें। इसलिए उनके बीच में से एंटरप्रेन्योर बनाना उनका उद्देश्य होता है, ठीक है। और इसी चीज़ के डेवलपमेंट को, जैसे आपने सुना होगा कि गांव वगैरह में स्वरोजगार लोग करते हैं, जैसे आपने और एक टर्म सुना होगा इस गवर्नमेंट में, स्टार्टअप कंपनीज। तो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, जिनकी किसी पीढ़ी ने कभी व्यवसाय नहीं किया, या एक नया टाइप का बिजनेस है जिसके लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है या कोई बैंक आपको फंड प्रोवाइड करता है। इसी चीज़ को बार बार बढ़ावा देने को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो फाइनेंसिंग एजेंसीज, कौन कौन लोग पैसा देते हैं, एक तो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की बैंक्स देते हैं, प्राइवेट बैंक्स देते हैं, कुछ और बॉडीज़ बना रखी है गवर्नमेंट ने, कुछ लघु उद्योग होते हैं जो गांव के लेवल पर पापड़ उद्योग, अचार उद्योग, छोटे मोटे कामों के लिए उद्योग, तो उनके लिए भी लोन प्रोवाइड होता है। अच्छा, लोन आपको ऐसा नहीं कि आप गए बैंक कि हमको लोन चाहिए काम करने के लिए तो लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लोन हासिल करने के लिए आपको आप क्या करने वाले हो उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है, कि आप कौन सा काम करोगे। सपोज दैट आप मकान बना के बेचने का ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे कि जो हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो 10 करोड़ 8 करोड़ लगेगी, फिर हम बनाएंगे बेचेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हम जो पैसा लिया है हमने ब्याज पे उसका हम लोन की ईएमआई भरेंगे या जैसे भी करेंगे। तो उसके लिए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से आप बनाते हैं उसको आप देखेंगे। इसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपको पता है आपके पास प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति दो तरीके की होती है, एक चल और एक अचल। सुना होगा अगर आपने, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। जैसे करेंसी क्या है, कैश, कैश की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अगर 10 रुपए का नोट आपके हाथ में है तो 10 रुपए का ही रहेगा, अगर 20 साल आप उसको अपने घर में रखेंगे तो भी उसकी वैल्यू बदलेगी। लेकिन जैसे आप घर खरीदते हैं, तो कोई घर आपने आज 10 लाख रुपए का खरीदा है तो वो 10 साल बाद शायद 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख कुछ भी वैल्यू उसकी घट बढ़ सकती है, ठीक। उसी तरह जैसे आप अगर गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी या मोबाइल खरीदा है तो उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। कुछ चीज़ों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, कुछ चीज़ों की घटती है और कुछ की फिक्स रहती है। तो जो फिक्स है वो स्टेबल है। जैसे करेंसी आपकी नोट, रुपया, पैसा, उसकी वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन आपके मकान की वैल्यू, आपकी गाड़ी की वैल्यू ये चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता, आपका दिमाग, वो तो कोई ले नहीं सकता। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी, आपने अपने दिमाग के दम पे जो चीज़ें बनाई हैं उन पर भी सरकार मानती है कि आपका अधिकार होता है। और अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को इस्तेमाल करता है तो उसके लिए आपको एक निश्चित धनराशि जो आप तय करेंगे वो आपको मिलनी चाहिए। जैसे पेटेंट, अभी आपने सुना होगा कि वैक्सीन कोरोना वायरस की लग रही है, तो आपको पता होगा तो 2 ही 4 कंपनियां, 10 कंपनियां दुनिया भर में बना रही हैं, हमारी कंट्री में सिर्फ 2 ही कंपनियां बना रही हैं। बाकी कंपनियां क्यों नहीं बना सकती हैं? क्यों? क्योंकि उसका पेटेंट उनके पास है, एकाधिकार, क्योंकि उसको बनाने के पीछे जो खर्च हुआ है, जो रिसर्च हुई है, वो सारी उन कंपनियों ने की, इसलिए उनके ऊपर उनका अधिकार है। अगर किसी को बनाना भी है तो उनको पेटेंट खरीदने पड़ेंगे, या तो सरकार खरीद के दे या तो फिर वो कंपनियां खरीदें, तब वो उन चीज़ों को बना सकती हैं। जैसे आप गाने देखते हैं तो गानों पे भी अधिकार होता है, कंपनी के लोगो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ट्रेडमार्क। आपने हर कंपनी का लोगो देखा होगा, वो अलग अलग होता है।
एडवर्टीजमेंट बनते हैं, तो जो भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उन पे आपका अधिकार होता है। जैसे किताबें छपती हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें राइटर का नाम लिखा होता है या पब्लिकेशन का, तो पहले राइटर लिखता है, उससे उसके अधिकार पब्लिकेशन खरीदता है और पब्लिकेशन बेचता है, और साथ साथ एक वार्निंग लिखी होती है कि कोई भी व्यक्ति इसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसका कारण यही है कि उसका ट्रेडमार्क और उसके पब्लिकेशन के राइट्स उस पब्लिकेशन हाउस के पास है। ठीक है, तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, ये सेक्शन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और आपका ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और अकाउंट से सेक्शन काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इन दोनों चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो हम पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखेंगे, तब हम आएंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे और अकाउंट्स पे, अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाए। अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और ये सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और अकाउंट्स का सेक्शन ही रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग जो अभी तक मैंने आपको नोट्स भेजा है वो मैं आपको समझाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।